नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, जैसे कि हर बार मैं एक वायदा करता हूँ, किसी ना किसी ऐसी ख़ास शख्सियत से मुलाकात कराऊंगा और आज के हमारे ख़ास मेहमान जींद विधानसभा के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता महावीर कंप्यूटर जी, आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बिल्कुल, सबसे पहले तो रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल का आपको धन्यवाद है। आप अच्छे ढंग से जो समस्याएं चाहे देश की हो चाहे प्रदेश की हो उठाते हो, आपको बार बार धन्यवाद है। दर्शकों, जिस प्रकार से पिछले एक सप्ताह से राजनीतिक उठापटक ने पूरे भारत का ध्यान अपने ओर आकर्षित किया, जिस प्रकार से नई मुख्यमंत्री का पदार्पण भारतीय जनता पार्टी ने किया, उस विषय पर हम चर्चा करने के लिए महावीर कंप्यूटर जी के साथ मौजूद हैं। महावीर जी, जिस प्रकार से राजनीतिक उठापटक हुई, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री चेहरा बदला गया, क्या परिस्थितियां नज़र आती हैं? जिस प्रकार से गठबंधन का टूटना, क्या बदलाव आपको नज़र आता है कि हरियाणा की राजनीति में ये कुछ नया होने जा रहा है, लोकसभा इलेक्शन में भी और आगामी जो विधानसभा के इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें भी कुछ नया होने जा रहा है? देखो, जो बीजेपी के केंद्र नेतृत्व ने ये हाईकमान ने जो फैसला लिया है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कारण क्या थे। देखो, 4.5 साल माननीय मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री थे, 10 साल से लगातार 2 बार सत्ता में रहे और इनके जो गठबंधन की बात थी, जेजेपी का गठबंधन इनके साथ था, वो भी गठबंधन तोड़ लिया। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप चुनाव पिच तैयार होगी, 4.5 साल या मुख्यमंत्री के 10 साल के कार्यकाल की बात सही तो हम वोट मांगेंगे। फिर आप उनके काम में अगर कोई कमी नज़र आई तो काम में कारण भी नहीं बता रहे। भाई, उन्होंने ऐसा क्या किया खट्टर साहब ने जो बदलने की नौबत आई? क्या बेरोजगारी की गंभीर समस्या थी, या कानूनी व्यवस्था ठप थी, या प्रदेश का विकास नहीं हो रहा था, या जन कल्याणकारी योजनाएं लागू नहीं हो रही थी? एक बार बीजेपी ये तो बताए, भाई ये बिल्कुल फेलियर सरकार है। केंद्र सरकार ने ये तो बताना चाहिए भाई ये फेलियर सरकार है, ताकि आप बदलाव करके, चेहरे बदलने से कोई भी बात नहीं बनती, व्यवस्था बदलनी पड़ती है। जी महावीर जी, मैं आपकी जितनी बात मैं समझ पाया, आपका कहने का मतलब है यदि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी सक्षम थे, सुशासन था, राम राज्य था, तो निश्चित तौर पर बदलने की कोई आवश्यकता नहीं थी। और यदि बदला गया है तो उसके पीछे का कारण आम जनता तक, पार्टी नेतृत्व को बताना चाहिए किन परिस्थितियों में मुख्यमंत्री चेहरा बदला गया। जनता जागरूक है, जनता जानना चाहती है। क्या वो विषय है, या जनता को राजनीतिक पार्टियां सिर्फ बेवकूफ़ समझती हैं, वोट देने की मशीन ही समझती हैं? क्या इस प्रकार से ही विचार करके एक चेहरा बदल के, एक चीज़ तो समान वही है, पैकेट नया, पैकिंग नई कर दी गई है, कुछ ऐसा आपको नज़र आता है? बिल्कुल ऐसे ही नज़र आता है। एक दिन पहले गुड़गांव रैली थी प्रधानमंत्री की, और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था भी खट्टर साहब का 10 साल का जो शासनकाल है बड़ा अच्छा शासनकाल है, वो उसकी पीठ थपथाई थी। कहाँ तो उनकी प्रशंसा की गई और कहाँ गुड़गांव की रैली ख़त्म होती है अगले दिन विदाई कर दी। ये तो प्रदेश की जनता के साथ बद्दा मजाक है। ये लोग चेहरा बदलते हैं, व्यवस्था नहीं बदलते। आज प्रदेश में कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है। आज प्रदेश में बेरोजगारी बिल्कुल चरम सीमा पर है। आज प्रदेश की जनता इनकी नीतियों से कर्जदार हो गई। आप देख रहे हो, इन्होंने बजट पास किया, कितना बड़ा कर्जा लेके बैठे हैं। जब एक बताओ, कर्जा लेने की बात क्या थी, जब प्रदेश में कोई बिजली व्यवस्था इन्होंने बनाई नहीं, कोई बिजली के प्लांट लगाए नहीं, कोई इन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई नहीं, शिक्षा क्षेत्र में कोई काम किया नहीं, कोई कॉलेज का निर्माण किया नहीं, कोई अच्छी सड़कों का निर्माण नहीं किया। फिर ये इतना कर्ज क्यों? और जब केंद्र सरकार ने अगर खट्टर सरकार को फेलियर मान ही लिया, उसकी वजह से बदला है, तो वोट मांगने का अधिकार क्या है? सत्ता में रहने का अधिकार क्या है? देखो, ये जनता को बेवकूफ़ बनाने की बात है। जात पात की हमेशा राजनीति करते हैं। मैं तो हमेशा कहता हूँ, ये जात पात को ऊपर रख के और धर्म की लड़ाई लड़ा के, जहर घोल के, लोगों को बांट कर ये राजनीति करते हैं। जैसे अंग्रेज कराया करते हैं, फूट डालो राज करो, वो इनकी नीति है। इनकी मुद्दों की कोई लड़ाई नहीं। आज 2 लाख युवा नौकरी के लिए जा रहे हैं, सरकारी पद खाली हैं, उनको क्यों नहीं नौकरी देते? आज प्रदेश में कानून व्यवस्था चरम सीमा पर है। रोज़ हत्या, फरोती, मर्डर की घटनाएं घट रही हैं। सरेआम
अपराधी घूम रहे हैं, उनके कोई लगाम नहीं। एक तरफ तो हमारे अनिल विज गृह मंत्री थे, वो कहते थे भाई मैं तो गब्बर हूँ, सबका इलाज कर दूँगा। कहाँ गया इलाज? रोज़ घटनाएं हो रही हैं, रोज़ सरेआम गोलियाँ चल रही हैं। अब तो गृह मंत्री के पद से इस्तीफा दे चुके हैं, अब तो कोई नई व्यवस्था आने वाली है, उस व्यवस्था को ये सुधारने कई के बार लिए। कहते थे कांग्रेस पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप लगाया करते, ये कांग्रेस पार्टी में फूट है, सारे मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। अब मैं पूछना था अनिल विज जी मुख्यमंत्री की जो उनकी मंशा थी, और ये फूट नहीं नज़र आती। और भी कई चेहरे ऐसे थे बीजेपी के मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, तो ये फूट नहीं नज़र आती। बीजेपी में बहुत सारी फूट है और इनके बिल्कुल मतभेद हैं, इनके कभी विचार नहीं मिलते। अनिल विज जी बिल्कुल रुष्ट हैं, और देखे होगा आपने वो विधायक दल की मीटिंग को छोड़ के चले गए, तो ये उनको नज़र नहीं आता। ये बस जो आरोप प्रत्यारोप जो तंज कसते हैं कांग्रेस पार्टी पे, ये तंज कस के अखबारों की सुर्खियों में रहना चाहते हैं और जात पात की लड़ाई लड़के आज पूरे प्रदेश की जनता को भ्रमित कर दिया। इनको बेवकूफ़ समझ लिया प्रदेश की जनता। महावीर जी, दुष्यंत जी ने भी इसार जो उनके पिताजी के जन्मदिवस पर जो उन्होंने बड़ी एक जनसभा रखी, उसमें उन्होंने कहा कि हम पहले 2 लोकसभा सीटों के लिए हमारा आपस में बात चली, लेकिन वो सिरे नहीं चढ़ी। पेंशन है 5100 रुपये कर दी जाए। ये क्या जनता को भ्रमित करने का एक प्रयास किया जा रहा है? यदि जनता से ही उनके हितों का सरोकार होता तो 5100 तो वो अपने समय रहते उसको 5100 करा लेते। जब 2 लोकसभा सीटें नहीं मिली तो मतलब तब वो 5100 का पत्ता डाल के और जनता से संपत्ति संवेदनाएं लेना चाहते हैं कि हम जनता के हित के लिए हैं, कि जनता बेवकूफ़ नज़र आती है इनको। बिल्कुल वेद प्रकाश जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इनका जो गठबंधन हुआ था, प्रेस मीडिया में एक बात आई थी, हमने 5100 पेंशन जो वृद्धा पेंशन है, बुढ़ापा पेंशन है, उसके लिए हमने किया। एक ही मुद्दा था इनका और कोई मुद्दा नहीं था। जब इन्होंने इस कंडीशन में गठबंधन कर लिया, फिर 5100 पेंशन क्यों नहीं हुई? 4.5 साल शासन में रहे। ये तो लोगों को बेवकूफ़ बनाने की बात है। ये जो गठबंधन था ठगबंधन था, लूट का गठबंधन था, और भ्रष्टाचार इतना चरम सीमा पर है। मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं भी ईमानदार मुख्यमंत्री, मैं मानता हूँ खट्टर साहब ईमानदार है, लेकिन उनका टोल तो देखो ना, अली बाबा चाड़ी चोर, सारे मंत्रियों घोटाले, चाहे इसमें दान घोटाला था, चाहे शराब घोटाला था, चाहे रजिस्ट्री घोटाला था, ये नया एक उसमें 100 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ। तो हर समय इनके जो नौकरशाह थे उनके घर करोड़ करोड़ रुपये पाए गए, नौकरी लेने में लिप्त पाए गए। तो ये भ्रष्टाचार की बात इतनी चरम सीमा पर है, ये फिर ईमानदारी की छाप क्यों लगवा रहे हैं, ईमानदारी का टैग क्यों लगा रहे हैं? तो नैतिकता इनमें नहीं है बिल्कुल भी। ये तो बिल्कुल ये तानाशाह सरकार मैं आपको बताना चाहता हूँ। महावीर जी, जिस प्रकार से जिस दिन नए मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने शपथ ग्रहण किया, वहाँ शपथ लेने से पहले पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के पैर छूना, आशीर्वाद लेना, और उसके बाद मुख्यमंत्री बनने के बाद फिर पैर छूना, और फिर अगले दिन का जो दृश्य जो नज़र आता है विधानसभा में जब फ्लोर टेस्ट आपको उसको साबित करना था, उस स्थिति में जिस प्रकार से विपक्षी दलों ने कांग्रेस को छोड़कर अन्य विपक्षी दलों के नेता उस विधानसभा से वॉकआउट कर जाते हैं, क्या वो सीधा सीधा अप्रत्यक्ष तौर पर बीजेपी का समर्थन नहीं दिखाता? ये मैं बताना चाहता हूँ, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पहले भी अविश्वास प्रस्ताव विधानसभा में कई बार लाए, लेकिन ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जब भी अविश्वास प्रस्ताव की बात आती है, इनकी मिलीभगत होती है। माननीय दुष्यंत चौटाला जो डिप्टी सीएम है, एक तरफ तो कह रहे हैं मेरा गठबंधन टूट गया, फिर वहाँ बीजेपी के समर्थन में खड़े हैं। आज भी वो खट्टर साहब से मिलने गए हैं। ये तो इनकी मिलीभगत है, ये जनता को भ्रमित करना चाहते हैं। इनके दिमाग में बताऊं क्या है? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आने वाले मुख्यमंत्री हैं, मैं भावी मुख्यमंत्री, क्योंकि उनकी नीतियां जो 10 साल की, जो 10 साल का शासनकाल था, चाहे शिक्षा क्षेत्र में लगा लो, इतने काम उन्होंने करके दिखाए। राजीव गांधी एजुकेशन सिटी बनाई, चाहे आप बिजली क्षेत्र में 4 प्लांट लगाने का काम कराया, कम से कम 8000 मेगावाट बिजली पैदा करवाने का काम किया। इसी प्रकार आप सिंचाई में लगा लो, 2 नहर बनाने का काम किया, कृषि क्षेत्र में कर्जे माफ़ करने का काम किया, बिजली के बिल माफ़ करने का काम किया, युवाओं को नौकरी 2 लाख युवाओं को नौकरी देने का बात चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने की। और एक हरियाणा प्रदेश को विकास के मामले में
नंबर 1 प्रदेश बनाने का काम किया। आप देख रहे हो गरीबों के लिए 100 गज के प्लाट देने का काम किया, गरीब बच्चों को वजीफ़ा देने का काम किया, और जो जन कल्याणकारी योजनाएं थी, चाहे बुढ़ापा पेंशन हो, चाहे विधवा पेंशन हो, चाहे विकलांग पेंशन हो, और जो 500 रुपये होती थी उसको 3000 रुपये लेके गए। ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की देन है। आज प्रदेश की जनता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के शासन को याद कर रही है। इनके तो ये तो जुमलेबाजी कर रहे हैं, इनका कोई वादा खिलाफी हमेशा ही करते हैं। एक वादा ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिनने काम किए हैं 10 साल के शासनकाल में, एक काम ये प्रदेश के हित में मनोहर लाल खट्टर गिनवा दो। भाई मैंने बिजली क्षेत्र में कोई कारखाना लगाया, मैंने कोई यूनिवर्सिटी बनाई, मैंने कोई कॉलेज बनाया, मैंने कोई सड़कों का निर्माण कराया, मैंने 2 लाख युवाओं को नौकरी देने की बात कही, कभी भी नहीं करते। ये तो भ्रमित करते हैं, ये तो हरियाणा में जाट नॉन जाट की राजनीति कर रहे हैं, ये जहर घोलना चाहते मैं बताऊँ। लेकिन जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है, जनता इनकी बातों से उब चुकी है, इनकी असलियत को जान चुकी है। ये तो जो ये आंदोलन जब भी चलता है उसको नक्सलवाद कहते हैं, उसको कभी उग्रवादी कहते हैं, ये भाषा इनकी होती है। जबकि इन्होंने इनके वादे थे, ये जो भ्रमित कर रहे हैं देश और प्रदेश को, भाई किसान आंदोलन कर रहे हैं, एमएसपी हरियाणा में मिल रही है, तो हरियाणा में किसान तो पूरे देश की बात कर रहा है, कोई हरियाणा की बात तो नहीं कर रहा। और दूसरी बात मैं आपको बताना, माननीय प्रधानमंत्री ने वादे किए थे, एमएसपी का भी वादा किया था, कर्जे माफ़ का भी वादा किया था। जब आप कुछ कर ही नहीं सकते, जब कोई वादा आप पूरा कर नहीं सकते, फिर वादा क्यों करते हैं? महावीर जी, वो एक गाना है, वादा तो टूट जाता है, क्या उस गाने को चरितार्थ कर रहे हैं? बिल्कुल, वादा टूट जाता है। मैं तो एक बड़ी कड़ी बात कहना चाहता हूँ आपको, कोई भी राजनीति घोषणा पत्र, कोई भी पार्टी घोषणा पत्र अपना बनाती है, उसमें वादे करती है। अगर वो वादे पूरे नहीं होते, देखो समय तो 5 साल का मिलता है, ये मैं ये नहीं कहता हूँ सत्ता प्राप्त करते हुए सारे वादे पूरे हो जाए। 5 साल के दौरान कोई भी पार्टी अपने घोषणा पत्र को लेके आती है और वो वादे पूरे नहीं करती, उनके खिलाफ कड़े से कड़ी कार्रवाई, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होना चाहिए। जो नेता झूठ बोले, जब तक ईमानदारी से आप काम नहीं करेंगे, जब तक आपका दृढ़ निश्चय नहीं होगा, आप बदलाव नहीं लाएंगे, फिर तो आप ठगते रहोगे। ये तो आप एक तरीके से बहुत क्रांतिकारी कदम उठाने की आप बात कर रहे हैं, और आप एक नाजीर पेश करना चाहते हैं उन नेताओं के लिए जो झूठे वादे करके सत्ता को हथियाते हैं और फिर वो उसको जनता को दिग्भ्रमित करते हैं, उनको उसके लक्ष्य से भटकाते हैं। मैं ये कहता हूँ, चुनाव आयोग कठपुतली बनाया हुआ क्यों है? चुनाव आयोग की क्या जिम्मेवारी नहीं थी? जब एक घोषणा पत्र तैयार हो जाता है पार्टी का या किसी नेता का, मान ले मैंने विधानसभा चुनाव लड़ना है और मैं 20 वादे झूठे कर दूँ, यहाँ भाई मैं पेरिस बना के रख दूँगा, और जब मैं सत्ता में आ जाता हूँ, मैं अपने आराम की ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, ड्राइंग रूम की ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, क्यों? मैं तो कहूँ फौजदारी का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। सबसे बड़ा अपराध तो ये कर रहे हैं, ये लोगों के वोटों की चोरी कर रहे हैं, लोगों से ठगी कर रहे हैं। तो तरक्की कब बनेगी? देश तरक्की जब बनेगा जब तक ये नेता झूठ बोलने छोड़ देंगे। और सबसे बड़ी बात मैं एक आपको बताना चाहता हूँ, ये जितना भ्रष्टाचार करते हैं इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये जनता खून पसीने की कमाई है, टैक्स के माध्यम से व्यापारी है, चोर भी हो रहा है, पूरे खजाने को भरता है, और उस खजाने को का इस्तेमाल ये ऐशराम में करते हैं। आज एक एक कोठी मंत्री की देख लो, 20-20 करोड़ रुपये दफ्तर में लगा देते हैं। इनकी कितनी 9 बार की पेंशन। क्या ये जनता के साथ लूटपाट नहीं है? ये खुद लोग करते हैं। अगर एक घटना हो जाती है, कोई मान ले कोई युवा रास्ता भटक जाते हैं, वो कोई क्राइम कर देता है, उसके खिलाफ कितनी संगीन धाराएँ लगती है। एक तरफ तो बेरोजगारी है ना, बेरोजगारी को लेके ही वो क्राइम में चला जाता है बच्चा। ये क्राइम नहीं करेगा, इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं? इनको ऐसी सज़ा होनी चाहिए, मैं तो इनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए जो लूटपाट करते हैं ऐसे लोग। ये देश की तरक्की तभी होगी जब आप ईमानदारी से काम करोगे, सेवा भावना से काम करोगे, आप झूठे वादे ना करें। पब्लिक से जितना काम बढ़ना, वादा करना क्या जरूरी है? आदमी की छवि होती है, लोगों को विश्वास होता है भाई इस व्यक्ति की अच्छी छवि है, ये ईमानदार है, उससे वोट लिया जा सकता है। वादे तो बाद में, वादे झूठे वादे क्यों करो? बाद में काम करके दिखाओ जी। आज 6 महीने के लिए नायब सैनी इन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया, एक जात पात की बात को लेकर बना दिया। मैं बीजेपी सरकार से एक बात कहना चाहूँ, अगर जात पात ही से तुमने राज करना है फिर तो 36 बरादरी है, 5 साल में दो महीने में एक मुख्यमंत्री बदल दो, सारी जातियों को खुश कर दो, आपने सत्ता में रहना। तो
अगर स्थायी रूप से सत्ता में रहना है हाँ। तो महावीर कंप्यूटर जी का भारतीय जनता पार्टी को सुझाव है कि हर 2 महीने में मुख्यमंत्री बदलते रहो, हर जाति और बिरादरी खुश हो जाएगी। जब तक लोग भ्रमित तो रहेंगे, जब तक आप लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हो जात पात के नाम से, फिर तो 2 महीने में एक मुख्यमंत्री पलट दो। ऐसे काम नहीं चलेगा। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे आपने अभी मुख्यमंत्री को नए नायब सैनी ने शपथ ली है, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने विजन उनका होना चाहिए। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 6 महीने में प्रदेश को क्या दे सकता हूँ। लेकिन महावीर जी, किसी भी मुख्यमंत्री पद पर कोई व्यक्ति जाता है, 6 महीने तो उसको उस मुख्यमंत्री कार्यालय को समझने में, उन फाइलों को समझने में समय लग जाता है। इस छोटे ही कार्यकाल में नायब सैनी जी क्या ऐसा नया कर जाएंगे कि दोबारा से बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में कुछ नया कर पाएगी? नहीं, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं ठीक बात आपकी बात है, 6 महीने में क्या कर, फिर बीजेपी ने बदलने की क्या जरूरत थी? अगर बदला है तो वो विजन बताए। भाई 6 महीने में बेरोजगारी चरम सीमा पर थी, उनको उस बेरोजगारी को ख़त्म करेंगे। 6 महीने में कानून व्यवस्था, खट्टर केस में कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमराई थी, उसको ठीक करेंगे। युवाओं को नौकरी देंगे, प्रदेश का विकास कराएंगे, जन कल्याणकारी योजनाएं लागू करेंगे। फिर उनका विजन तो होना चाहिए था, प्रेस में आके उनको विजन तो बताना चाहिए था, भाई ये कमी रही है खट्टर सरकार में और इसको हम पूरा करेंगे। चाहे बेरोजगारी की बात को लेके कमी रही, चाहे कानून व्यवस्था की बात को लेके, वो बयान तो दें, या केंद्र नेतृत्व तो बयान दे। फिर ये तमाशा क्यों प्रदेश? जी, निश्चित तौर पे महावीर कंप्यूटर जी का जो कहना है कि वास्तव में जनता को बताया जाना किसी भी राजनीतिक पार्टी को आवश्यक है। किन कारणों की वजह से आपने जो सत्ता परिवर्तन किया है, समझौता जो आपने गठबंधन को तोड़ना पड़ा, आपको किन परिस्थितियों में आपको मुख्यमंत्री चेहरा बदलना पड़ा, ये जनता तक पहुंचनी चाहिए बातें। महावीर जी, लोकसभा इलेक्शन की कुछ ही दिनों में घोषणा होने जा रही है, आचार संहिता लग जाएगी। बीजेपी ने तो BCB का कार्ड खेल दिया। अब कांग्रेस पार्टी BCA के किसी उम्मीदवार को कहीं 10 की 10 लोकसभा में से कहीं कोई प्रतिनिधित्व दे पाएगी? जिस प्रकार से BCA में 85 से अधिक जातियां उसमें शामिल हैं और उनका नेतृत्व भी परसेंटेज में ज़्यादा है, कुछ ऐसा परसेंटेज है। तो उस स्थिति में क्या कांग्रेस पार्टी, क्योंकि BCA भी सोनीपत, हिसार और रोहतक लोकसभा में दावेदारी ठोकता आया है, क्या बतौर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता क्या आपको उन लोगों की मांग जायज़ लगती है? क्या उन लोगों को भी, उन 85 से अधिक जातियों के लोगों को भी सत्ता में मौका मिलना चाहिए? बिल्कुल मौका मिलना चाहिए, मैं तो इस बात के हक में हूँ। लेकिन इस बात के हक में भी कौन ही एक बिल्कुल ऐन वो व्यक्ति को हम जाति के नाम से उसको किसी सत्ता में बिठाया जाए, उसका अनुभव तो होना चाहिए। ये जो देश जो जा रहा है, मैं बार ये जात पात के हिसाब से देश जो दिशा और दशा बदलने की ये जो कोशिश कर रहे हैं, जात पात का जहर घोल के, ये नहीं घोलना चाहिए। उसकी क्वालिटी दे, डॉक्टर अम्बेडकर थे, बताओ उसमें क्वालिटी थी, उसमें जात पात की कोई बात नहीं, उन्होंने संविधान बना। ऐसी मूर्ति देखने की ज़रूरत है। सत्ता की दिशा को बदलने की जरूरत नहीं। सत्ता की दिशा ये होती है भी हमारा देश और प्रदेश तरक्की कैसे करेगा। क्या हम भावी लोकसभा में चरित्रवान सांसदों को एंट्री कराएं, जो ईमानदार हो, चरित्रवान हो, जिसके चरित्र पर कोई दाग ना हो, ऐसे हम MP को? मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर राजनीति में शुद्धता लानी है तो कभी तो समय आता है, हर चीज़ का समय आता है। बतेरी होली, जात पात की बात होली, सारी बात होली, वोट ठगने की बात होली, लूटपाट की बात होली, सारी बात होली। लेकिन अभी जो ट्रैक राजनीति का बनना चाहिए, मेरा ये कहना है, बिल्कुल साफ सुथरी के नेता को आगे आना चाहिए, जिसका अनुभव उसको आगे आना चाहिए। जात पात को देख के आगे मत लेना चाहिए। जात पात की बात पर अगर चलोगे तो सत्ता परिवर्तन तो हो सकता है, लेकिन देश और प्रदेश की तरक्की नहीं हो सकती। हिस्सेदारी सबकी होनी चाहिए, लेकिन उसमें ये देखना चाहिए भाई ये इसका तजर्बा है, ये इसका अनुभव है, इसमें ईमानदारी है, उसके सारे करियर को देख के सत्ता में उसको आगे लेना चाहिए, उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। चलिए महावीर जी, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका हृदय से बहुत बहुत आभार। और दर्शकों को इसी सोच और इसी विचार के साथ छोड़े चलता हूँ। कुछ दिनों में ही, आज और कल में ही लोकसभा चुनाव की घोषणा करने जा रहा है इलेक्शन कमीशन, और उसके बाद आचार संहिता लग जाएगी। अनेकों प्रत्याशी लोकसभा के इस
जंग में अपने अपनी दावेदारी ठोकेंगे। अब जनता को निर्णय लेना है, क्या आप किसी बहकावे में आएंगे या जनता के हितों के बारे में आप चर्चा करते हुए देश को नई मुकाम तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, या आप कोई चरित्रहीन सांसद को आप लोकसभा में भेजकर अपने प्रदेश की, अपने इलाके की छवि को धूमिल करने जा रहे हैं। ये विचारणीय विषय आपका है। महावीर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी महावीर जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, आगामी लोकसभा चुनाव है, हरियाणा की परिस्थिति आपने पता है। जो जुमलेबाजी करें बीजेपी पार्टी के लोग, आप देख रहे हो वादे खिलाफी खूब होती है, लेकिन ये अब की बार जुमलेबाजी चलने वाली नहीं। कांग्रेस पार्टी अभी लोकसभा चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्याशी के जीतेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का कुर्बानियों का इतिहास रहा है। कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीब और छत्ती बरादरी की पार्टी हुई है और ये जात पात की कभी बात नहीं करती। ये संविधान को बताना चाहती है, देश के लोकतंत्र को बताना चाहती है। अब जो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है, आप देख रहे हो हर जगह विपक्ष के पीछे ईडी सीबीआई ये लगा दी। ये नहीं होना चाहिए। चुनाव आयोग भी इनकी कठपुतली बन गया, कोर्ट के फैसले भी इनके अनुसार होते हैं। फिर भी बताओ, फिर क्या रह गया देश में कुछ बचा ही नहीं। फिर तो इमरजेंसी लगा दो, और इनकी जो भूख है बीजेपी लीडरों की, भाई हम शासन में रहेंगे, ज़िंदगी भर रहेंगे, मरने तक रहेंगे, फिर राष्ट्रपति शासन लगा के अपना राज करो। फिर क्या जरूरत है चुनाव कराने की। एक तरफ प्रधानमंत्री एक बात करे छाती ठोक के, भाई 400 पार, अगर 400 पार आप कह दिया, एक देश का प्रधानमंत्री संसद में ये बात करा है, फिर इसके पास कौन सी ऐसी दूरबीन है या कौन सा इनका जो इन्होंने षड्यंत्र रच रखा है जिसने 400 सीटें ये घोषणा बार बार करी। प्रधानमंत्री की बात नहीं। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री बार बार लोकसभा में बोलते हैं या किसी रैली में बोलते हैं। आज तक मैंने 5-4 प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल देखा, कभी भी कोई प्रधानमंत्री एक पार्टी की नीतियों के बारे में, देश जो कार्य किए उनकी नीतियों के बारे में बोला, कभी बस के बारे में कभी मैंने प्रधानमंत्री को बोलते नहीं देखा। ये तो विधायक के बारे में बोल देते हैं, ये तो एक मेयर के बारे में बोल देते हैं। ये मतलब जो प्रधानमंत्री का जो मैं बताऊं जो भाषण है वो अमर्यादा भाषण है। वो बिल्कुल आप प्रधानमंत्री की छवि को खराब करता है, वो प्रधानमंत्री की गरिमा को ख़त्म कर देता है। प्रधानमंत्री होता है, सबका प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री। अगर वो करे, विदेशों तक उनके भाषण जाते हैं, अगर वो किसी नेता के खिलाफ बोले या विपक्ष के नेता के खिलाफ बोले। एक तरफ तो हमारे प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ी रैली थी, कहते थे अजीत पवार जी ने 70,000 करोड़ रुपये का घोटाला किया और इसको हम देख के छोड़ देंगे। ये सारे घोटाले, इनके जितने रुपये कमाए हैं सबके रुपये निकाल लूँगा, ये काला धन निकाल लूँगा, और अगले दिन उसको वित्त मंत्री बना देते, खजाने की चाबी देते हैं। ऐसे तो कई उदाहरण हैं। एक ये कह रहे हैं भाई बीजेपी रहेगी कहाँ? अमित शाह मोदी हैं, सारे कांग्रेसी इन्होंने मिला लिए। पहले तो इनका नारा था कांग्रेस मुक्त करने का, अब नारा है विपक्ष मुक्त करने का, अगला नारा है लोकतंत्र खत्म करने का। ये तो सत्ता पे कब्जा करना चाहते हैं। चलिए महावीर जी, मोदी जी ने तो कहा कि ये वो 400 पार है। महावीर कंप्यूटर जी भी तो बता सकते हैं हरियाणा से लोकसभा 10 लोकसभा में से कितनी लोकसभा सीटें कांग्रेस पार्टी मैं एक बात कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री की ज़मीन खिसी हुई है, बीजेपी सरकार की ज़मीन खिसी हुई है। जब ये नतमस्तक हो रहे हैं, छोटे छोटे दल कह रहे हैं हमारे पास 38 गठबंधन है, 38 गठबंधन, कितनी बड़ी बात। प्रधानमंत्री ने कहा मैं अकेला ही तेरा। जब एक बताओ, जब ये उत्तर प्रदेश में जा रहे हैं जयंत चौधरी के पीछे पड़ रहे हैं गठबंधन के लिए, गठबंधन करो, उसको सीबीआई का डर, ईडी का डर। ये बिहार में आते हैं उसके पीछे, नीतीश के पीछे पड़ जाते हैं। और भी अन्य दलों, और हमारे चिराग पासवान जी हैं, उसके मिन्नतें करने लग रहे हैं भाई तू गठबंधन कर। जब प्रधानमंत्री ने कहा मैं 400 पार करके दिखा दूंगा, फिर ये छोटे छोटे दलों के साथ जब जोर जबरदस्ती ईडी के बहसे या सीबीआई के बहसे इनको डरा के अपने पाले में ले जा रहे हैं, कांग्रेसियों को ले जा रहे हैं अपने पाले में, फिर जरूरत क्या है? तो महावीर जी तो नहीं डरते ईडी से, सीबीआई से, किसी और सरकार की एजेंसियों से। तो मेरा सीधा प्रश्न महावीर जी ये था कि कांग्रेस कितने पार होगी? बीजेपी तो 400 पार बोलती है। आप वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, जींद में आपका वर्चस्व है, आपका जाना माना नाम है। कांग्रेस कितने पार होगी? उस प्रश्न का सीधा हाँ जवाब दे दीजिए। कांग्रेस बिल्कुल, मैं बताऊं कम से कम 250 सीट तो कांग्रेस पार्टी की आ रही है, गठबंधन से अलग। जी
ये जो सत्ता आएगी आप देखना चमकदार परिणाम निकलेंगे, चौंकाने वाले परिणाम निकलेंगे। चलिए महावीर जी, आपने कीमती समय दिया, उसके लिए आपका हृदय से बहुत बहुत आभार। और दर्शकों को इसी सोच और इसी विचार के साथ छोड़े चलता हूँ। निश्चित तौर पर अब जनता का समय है। जो रात्रि में 2 रुपये पेट्रोल के दाम कम हो जाना, वो एक जनता को सोचने पर, विचार करने पर एक विषय है कि पूरे 10 साल में आपने कितना पेट्रोल, डीजल और गैस के दामों को कितना आपने घटाया और कितनी बार आपने बढ़ाया है, कितनी लोगों की जेब पर इसका असर पड़ा है। इसका जवाब जनता अपने वोट की चोट से दे सकती है। जनता जागरूक हो, समझे, ईमानदार और अच्छी छवि के व्यक्ति को, उम्मीदवार को आप लोकसभा में भेजिए, ताकि हम भारत के एक अच्छे लोकतंत्र का स्वरूप देख पाएँ और जिससे भारत को पुनः से विश्व गुरु की श्रेणी में ला सकें। देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। फिर किसी अन्य दिन किसी खास शख्स से मुलाकात कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।